जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, आज हम जीके का बूस्टर सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएँ निर्मित की गईं? किसके शासनकाल के दौरान पूछा है। आप पहले ये बताइए कि अजंता की गुफाएँ कहाँ पर हैं। पता होगा आपको, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है कि किसके शासनकाल के दौरान, गुप्त काल के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? यहाँ पर क्या पूछा है? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा। हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। गद्दी पर कब बैठा ये? 1211 में, ठीक है। 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को ही बोल देते हैं। और ये जो इल्तुतमिश है ये अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। दिल्ली पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? लाहौर में। लाहौर से ये दिल्ली लेकर आया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? फ्रांसीसियों के कौन सा हुआ है बता दीजिए। वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई कब हुई है? 1760 में, ठीक है ना। कर्नाटक के युद्ध आपने सुने होंगे, 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक के। कब से लेके कब तक? 1746 से लेकर 1763 तक 3 युद्ध हुए थे। तीसरे युद्ध के दौरान ही वांडीवास की लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी हारे थे और ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय मिर्ज़ापुर से लिया गया है। मिर्ज़ापुर से कौन सी रेखा है? 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 82.5 ईस्ट रेखांश। अगर हम बात करें कि ग्रीनविच टाइम से हमारे भारत का समय कितना आगे है, ग्रीनविच टाइम से कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे आगे है। आगे याद रखना, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? चंदन के पेड़ों के लिए कैसा जंगल उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? जागोई और चोलोम कौन से शास्त्रीय नृत्य के बता दीजिए। मणिपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब दिया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहले तो ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1961 से शुरुआत हुई। पहला किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 1960 दे रखा है, ये गलत है। 1965 में इनको मिला था पहली बार, ठीक है ना साथियों। जी शंकर कुरूप को। इनकी कौन सी कृति थी? ओडक्कू झल। ओडक्कू झल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बांसुरी। इसके लिए उनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप इसको थोड़ा सही कर लें, 1960 नहीं है, 1965 है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ था? 1951 में प्रथम आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ था बताइए। भारत में हुआ, नई दिल्ली में। अब मैं बात करता हूँ कि 2025 का कहाँ हुआ है। 2025 का एशियाई खेल बताइए मुझे, कहाँ हुआ है? चीन में। 2026 की अगर बात करेंगे, 2026 में कहाँ आयोजित होगा? जापान में। जापान के नोगोया शहर में होगा, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए नर्म लोहा। उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा धातु है जो पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? CaCl2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? क्षारीय मृदा धातु कौन सा हो जाएगा बताइए। बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बेरियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से जो होता है, कौन सा है बता दीजिए। बैक्टीरिया से कौन सा होता है ये बता दीजिए। देखो जो कुष्ठ रोग है ये होता है जीवाणु से, ठीक है ना, जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा। एबोला को देखेंगे तो वायरस से होता है, ठीक है ना। अगर हम रेबीज को देखें जिसको कि जालंतक बोलते हैं, ये भी वायरस से ही होता है। मलेरिया को देखेंगे तो परजीवी से होता है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का बताइए कार्यालय कहाँ पर है? आरबीएल का मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकार है ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? बताइए, कोई भी विशेषता नहीं ली गई है, ऐसा कौन सा संविधान है? चीन का संविधान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति से कौन से अनुच्छेद? 52 से 78, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं हैं? शामिल नहीं है पूछा है, भाग 5 और अध्याय 2 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा कौन सा हो जाएगा? धन विधेयक, 10 विधेयक, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 110। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, बता दीजिए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय कब आया अस्तित्व में? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि प्रथम विधि आयोग कब आया? 1834 में, ठीक है। 1834 में पहला विधि आयोग आया था। कौन से एक्ट से आया था? चार्टर अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1933, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही 1834 में पहला विधि आयोग आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले विधि आयोग के? मैकाले, जानते होंगे आप, मैकाले थे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। हम बात करेंगे वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है 23वां, ठीक है। 23वां चल रहा है 2024 से लेकर 2027 तक। इसके हम कार्यकाल की बात कर लें, 3 साल इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन हो जाएंगी? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। दिनेश माहेश्वरी इसकी वर्तमान की अध्यक्ष हैं। एक बात और बता दीजिए, 1834 में जब ये विधि आयोग आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से कौन सा है? अनुच्छेद 300 का ए। आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। अनुच्छेद 13 में क्या था? अनुच्छेद 13 वो है जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा वो शून्य हो जाएंगे, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन था ये 1971 का, ठीक है। 1971 का
24वां संविधान संशोधन था। इसमें यह कहा गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, और ऐसा करने में अनुच्छेद 13 जो है वो बाधा नहीं डालेगा। इन्होंने 368 में और अनुच्छेद 13 में संशोधन कर दिया था। और ऐसा इन्होंने किस लिए किया था? एक आपने वाद का नाम सुना होगा, गोलकनाथ वाद। इसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, इसीलिए ये 1971 में कानून लेके आए 24वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा इन्होंने? जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त भी कर सकती है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको 24वां संविधान संशोधन में और क्या क्या किया गया था। एक तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, इनके लिए क्या कर दिया कि अगर हम कोई भी संविधान संशोधन करते हैं तो आपको उसके लिए अनुमति देनी ही पड़ेगी, यानी कि अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति तो अनुमति देंगे ही। और क्या हुआ था? जो संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है ना, जो संविधान संशोधन करते हैं उनको न्यायिक समीक्षा से भी बचाना था। कोर्ट में जाके लटक जाते हैं ना मामले, तो इन्होंने सोचा कि हम कोई भी संशोधन कर देंगे और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ये था 24वां संविधान संशोधन। बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? अधिनियम 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी वाले सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को कौन सा अधिनियम रोकता है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लें 28। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? 2010 में लाया गया था साथियों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पारित नहीं हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन ये विधेयक कब आया था? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ? यानी कि डोमिनियन की बात हो रही है यहाँ पर। 2 डोमिनियन बने थे, कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली वो कौन सी योजना के तहत मिली? माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना कब आई? 1947 में। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और भारत का जो विभाजन हुआ है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष बताइए कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लें। किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है? किसी राज्य के पूछा साथियों, राज्य के कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? ऑप्शन इसके ऊपर दे रखे हैं। राज्य के जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में ये बताया गया है ये बता दीजिए। 166 अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगे। अब मैं बात कर लूँ केंद्र की। केंद्र में क्या कहा गया है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 77 में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब का है? 1980 का। के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा इसका मतलब क्या है? देखो, भारत की सुरक्षा ये भी है, भारत की रक्षा ये भी है, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद ये नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ये भी सही है, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसे किन्हें, एक को हटा दो, किसे को हटा देते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है? जनहित याचिका का पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था। जनहित याचिका का अग्रणी कौन कौन है? न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, यानी कि बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 34। अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री को किस कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है? अश्लील पुस्तकों की जो बिक्री होती है कौन सी धारा के तहत? BNS की धारा 294। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। BNS की धारा 20 निम्नलिखित से संबंधित है। BNS की धारा 20 क्या कहती है? 20 कहती है कि 7 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, 7 वर्ष से कम के बच्चे अगर वो कोई अपराध कर देते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा?
अपूर्ण प्रतिरक्षा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लें। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। क्या पूछा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले तो आप ये बताइए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 का, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा है? धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित क्या है? जीवन है, स्वतंत्रता है, समानता भी है और व्यक्ति की गरिमा भी है, यानी कि चारों हो जाएंगे, ए बी सी डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 37। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है। इंटरनेट में जो घंटों की चोरी है उसके लिए कौन सी धारा है? 43(b), ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लें। एनएसए के तहत बंदी को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यक है? अगर एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब का है? 1980 का, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 22 में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में 10 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में 3 संसद सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, ये भी सही है, यानी कि चारों सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लें। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या दिया है 40 में? पॉक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? पॉक्सो एक्ट कब का है ये बताइए। पॉक्सो एक्ट कब का है? 2012 का, ठीक है। यहाँ पूछा है धारा 37 किससे संबंधित है। धारा 37 क्या कहती है कि जो अदालत की कार्रवाई है वो बंद कमरे में होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 40 प्रश्न पूरे हुए। आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगा अगला प्रैक्टिस सेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।